नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है दैट इज़ गोइंग वेल। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, जस्ट वन मैसेज फॉर ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, एंड दैट इज़ कि देयर इज़ नो सर्टेनिटी एज ऑफ नाउ रिगार्डिंग द schedule of the exam and particularly the prelims exam this year's. So I would like to say कि जब तक कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आ जाता यूपीएससी की तरफ से, तब तक जो भी इस बार का एग्जाम दे रहे हैं उन सब लोगों को अपना रिवीजन एंड जो प्रैक्टिस पेपर्स या जो पेपर्स की जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। एंड दे शुड नॉट टू मच थिंक अबाउट इट, क्योंकि दीज थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। और जो भी यूपीएससी नोटिफिकेशन निकालती है उसके हिसाब से वी विल हैव टू replan our all the preparations, okay? And those people who are not appearing in this year's prelims and are planning to appear in the upcoming years, particularly the next year, तो उन सभी लोगों के लिए एक सिंपल सा मैसेज है दैट यू कंसोलिडेट योर स्टैटिक पार्ट। जो जितने बेसिक्स हैं उनको जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो। जो भी बेसिक टेक्स्ट बुक्स है या जो रेफरेंस बुक्स है उनको बार बार रिवाइज करो, सो दैट योर foundation is very strong. And when the foundation is very strong, you know the building is also strong as well. Okay, so let's start this discussion. So this is Shankar IAS class, not exactly class, Shankar IAS की जो environment की book है उसमें chapter number 9 है ये. Okay, so for the reference you can see there. Otherwise I'll have try to explain all the concepts relating to the biodiversity in detail in this chapter, and most of the topics I have covered, so you need not to go back to the book and refer if you listen to this video very attentively. Okay, I have covered all the aspects, don't worry about that. So biodiversity, this is our environment and biodiversity series which we have started, and I hope that कि जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज थी क्लास 9 की, जो ज्योग्राफी हमने कवर की थी, that has been helpful to you. और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो एक बार जरूर देख लें. एंड वन क्लैरिफिकेशन बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल डिस्कशन, और वो ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के वो थोड़े से समझने में मुश्किल या थोड़े से बोरिंग हो सकते हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. और ये जो छोटी छोटी डेफिनेशंस है विच आई हैव इंक्लूडेड और जो पॉइंट वाइज फॉर्म में मैंने फॉर्मुलेट की है, दे ऑल आर वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस, बिकॉज मेंस में जो है वो पॉइंट वाइज फॉर्म में याद की हुई चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद रहती है. ओके, so first of all, the definition of biodiversity, it's a very simple definition. It refers to the variety of life on earth. Okay, so bio means life, diversity means variation. So जो भी life existing on the earth उसमें जितना भी variation है, that all is part of biodiversity. So it includes organisms, species and populations, their genetic variations and their complex assemblage of the communities and ecosystems. So for example, we consider an ocean as an ecosystem. तो उस ओशन में बहुत सारे लाइफ होती है. फॉर एग्जांपल फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जू प्लैंक्टन्स होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे समुद्री प्राणी. ओके, उसके बाद में जो है वो स्मॉल फिश होती है और फिर कुछ जो है वो लार्ज फिश होती है. सो इनके आपस में जो भी इंटर रिलेटेडनेस है या जो इनके आपस के बीच में जो उनका एक कॉम्प्लेक्स फूड वेब जो जनरेट होता है, दैट ऑल आर पार्ट ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी. ओके, देन कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसका एक जेनेटिक मैप होता है. ओके, उसमें डिफरेंट जीन्स होते हैं. फिर उसके बाद में जो है वो बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज होती हैं, और वो जो स्पीसीज हैं वो एक ही किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में रहती हैं. ओके, सो ऑल दोज आर पार्ट ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी, एंड वी कैन से दैट the interrelatedness of gene, species and ecosystem, this also refers to biodiversity, and in turn their interactions with the environment. So जो भी species हैं वो environment के साथ जिस तरीके से interact करती है, that all is part of biodiversity. Okay, and the next thing is that कि जो biodiversity है उसका conservation and sustainable use, that is fundamental, because we want to achieve the goal of sustainable development. जो development है, human development, वो sustainable होना चाहिए, so that जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, पर्टिकुलरली नेचुरल रिसोर्सेज, वो कम्प्लीटली डिप्लीट ना हो, और जो कमिंग जनरेशन है यानी कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल हो. सो दैट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, दैट इज वेरी क्रूशियल. ओके, नेक्स्ट देयर आर
three levels of biodiversity. Okay, so the biodiversity exists at three different levels. One is at the genetics levels, another one is the species level, and third one is the ecosystem level. Okay, and जो इन सभी के बीच में जो आपस में इंटरेक्शन है या जो इंटर रिलेटेडनेस है, उसी को हमने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन दी है. So सबसे पहले देखते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है. So genetic diversity refers to the variation in genes within a particular species. Okay, so for example cat species है. Okay, so cat species में tigers भी होते हैं, okay, leopards भी होते हैं, and there are so many other like jaguars and panther etc. Okay, so these all are cat species. तो इन species में उनका जो genetic map है या जो different species में जो उनका जो genetic map है उसमें क्या क्या variations है, this refers to the genetic diversity. Okay, then it allows species to adapt to changing environment. Okay, so for example कोई भी एक particular species है टाइगर, इस टाइगर के अंदर भी जो different टाइगर्स के जो organisms होंगे उनके जो genetic map होगा उनका वो अलग अलग होता है. ओके, और उसकी वजह से उनका एक बेनिफिट ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल देर आर टू टाइगर्स. ओके, टाइगर 1 एंड टाइगर 2. सो इनका 99.99% जो जीनेटिक मेक है वो सेम होगा. ओके, यानी कि जो उनके अंदर जो जीन की संरचना है वो सेम होगी, बट 0.01% जो वो डिफरेंट होगा. और उस 0.01% की वजह से जो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो डिफरेंट होती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल जो उनकी इम्यूनिटी है. और जब एनवायरनमेंट में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं या फिर जो है एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि पर्टिकुलर एक टाइगर जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बट बिकॉज जो दूसरा टाइगर है उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है या फिर जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, it helps it to adapt to the changing environment. So that is the basic function of genetic diversity. उसके अलावा जो genetic diversity it aims to ensure that some species survive drastic changes and thus carry on desirable genes. Okay, अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी एनवायरनमेंट में चेंज होगा तो अगर 100% जेनेटिक मेक सेम हुआ उनका दो पर्टिकुलर स्पीसीज का या दो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का, तो पूरी की पूरी जो एक साथ पूरी स्पीसीज है वो खत्म हो जाएगी. Okay, so that is the basic aim of genetic diversity. Then the survival of the individuals ensures the survival of the population. जब individual survive करेंगे तो उनकी population जो है वो भी survive कर जाएगी. Then the genetic diversity gives us beautiful butterflies, rose, parakeets, corals, etc. Okay, so हम देखते हैं कि जो butterflies होती है वो सब जो है अलग अलग होती है, उनके अलग अलग कलर्स होते हैं. इसी तरीके से जो रोज होता है, रोज इज जस्ट वन स्पीसीज, बट उसमें भी जो है वो अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज होती है. और उसकी वजह से जो पूरी नेचर है या जो पूरी कुदरत है वो एक काफ़ी कलरफुल हो जाती है. तो अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती तो जो कुदरत है वो इतनी कलरफुल नहीं होती और वो बहुत ही जो है वो सादे कलर होते हैं उसमें. फॉर एग्जांपल जो रोज हैं वो बस लाल ही कलर के होते हैं या फिर जो बटरफ्लाई है वो पर्टिकुलर किसी येलो कलर की या उस तरह से होती. बट बिकॉज जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है इसलिए देयर आर मल्टीपल कलर्स एंड शेप्स एंड साइज एक्सेट्रा. ओके, सो आई होप दैट यू पीपल आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी नाउ. Next, we move towards species diversity. Okay, so it refers to the variety of living organisms on the earth. Species differ from one another markedly in their genetic makeup and they do not interbreed in nature. Okay, for example, there are horse, okay, and then there are ass यानी कि गधे. तो ये जो है वो they are different species and they do not interbreed each other. Okay, then they are closely related species have common much of their hereditary characteristics. For instance, about 98.4% of the genes of humans and chimpanzees are the same. Okay, so we see, as I discussed in the previous example also, कि जो chimpanzees हैं और जो humans हैं उनका 98.4% जो genetic makeup है वो same है, but still they are different species और उनके genetic makeup की वजह से we have evolved very differently. Okay, and these different species do not interbreed each other. Okay, so अगर कोई particular दो organisms हैं A and B, if they are able to interbreed each other, यानी कि अगर उन दोनों के आपस में reproduction से अगर एक नया species मतलब एक नया प्राणी अगर generate हो सकता है, then they are part of the same species, otherwise they are different species. So that is the basic criteria. Then स्पीसीज डाइवर्सिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ वन स्पीसीज पॉपुलेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस ऑल द स्पीसीज इन दैट गिवन बायोम. ओके, सो ये रेशियो है किस चीज का? कोई भी एक स्पीसीज जो है उसकी पॉपुलेशन का किसके रेस्पेक्ट में? टू द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस ऑल द स्पीसीज इन दैट गिवन बायोम. सो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी. और जीरो का मतलब होगा इनफाइनाइट डाइवर्सिटी, और अगर ये रेशियो 1 आता है इसका मतलब जो पूरा एक बायोम है उसमें सिर्फ एक ही स्पीसीज प्रेजेंट है. ओके,
सो फॉर एग्जांपल कोई एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है या फिर फॉर एग्जांपल मानस नेशनल पार्क है, तो वहाँ पे अगर डिफरेंट स्पीसीज हुई, फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स है, वहाँ पे टाइगर्स हैं, सो उनकी जो अलग अलग पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से जो स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स आएगा उसकी वैल्यू कहीं से 0 से 1 के 1 में बीच में होगी। अब अगर वहाँ पे सिर्फ टाइगर ही होते हैं, ओके, सो जो ये रेशियो है वो 1 आ जाएगा। सो इन दैट केस इट रिप्रेजेंट्स दैट देयर इज ओनली वन स्पीसीज प्रेजेंट, ओके। And third type of diversity is the ecosystem diversity. Okay, so this refers to the different types of habitats. Okay, so let's understand what is a habitat. So a habitat is a cumulative factor of the climate, vegetation and geography of a region. So we know that different geographical regions have different climate, and according to that climate variations there are different type of vegetations. For example, India में जो Himalayan region है वहाँ की जो species हैं या जो एनिमल्स एंड जो वेजिटेशन है वो टेम्परेट टाइप का है या एल्पाइन टाइप का है, और वहाँ पे फॉर एग्जांपल स्नो लेपर्ड्स एंड रेड पांडा या फिर जो आपका हिमालयन ब्राउन बियर या ब्लैक बियर है वो सब होते हैं। बट व्हेन वी सी द ज्योग्राफी ऑफ वेस्टर्न घाट्स दैट इज माउंटेनियस रीजन, और वहाँ पे माउंटेन्स होती है, रेनफॉल ज़्यादा होती है और जो टेम्परेचर कंडीशंस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। सो दीज आर ऑल द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ओके। ऑल्टीट्यूड है वो भी डिफरेंट फ्रॉम द हिमालयन ऑल्टीट्यूड। सो उन सब की वजह से जो यहाँ का जो ओवरऑल जो आपके एनिमल एंड जो वेजिटेशन स्पीसीज होंगी दे आर ऑल्सो मच डिफरेंट फ्रॉम दिस रीजन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है वो नीलगिरी टार होता है या फिर टाइगर्स वगैरह की जो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, बट वी सी दैट टाइगर्स आर मोर और लेस एब्सेंट इन द हिमालयन रीजन्स, ओके। So there are several kind of habitats around the world. For example, जो कुछ हैं corals होते हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, grasslands होते हैं, wetlands होते हैं, deserts होते हैं, mangrove, tropical rainforests और tropical deciduous forests, etc. etc. We have all read them in the geography. Okay, so based on these different habitats, जो floral and faunal जो species पाई जाती हैं they are much different from each other. So the differences or the variations in the different types of habitat is known as ecosystem diversity, okay. So this we already know that change in the climatic conditions is accompanied by a change in vegetation as well, and each species adapts itself to a particular kind of environment, okay. And as the environment changes, species best adapted to the environment becomes predominant, okay. For example, कोई भी एक ecosystem है, suppose एक grassland है, तो वहाँ पे grassland पे species A, B, C, D कुछ 4 species है, बट जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है वहाँ का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे वक्त के दौरान, तो सपोज जो ए स्पीसीज है और जो बी स्पीसीज है उन दोनों में से जो बी स्पीसीज है वो ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट कर लेती है टू द चेंजेज, सो दे बिकम प्रीडोमिनेंट, ओके। एंड स्पीसीज ए जो है वो धीरे धीरे या तो कम होती है या खत्म हो जाती है। एंड दस द वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ द इकोसिस्टम, ओके। सो किस तरीके का इकोसिस्टम होता है उसी के हिसाब से वैरायटी और जो डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज वो निर्भर करती है इसी चीज पे, ओके। सो दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. So first one was the gene biodiversity, next was the species, and third one was the ecosystem, okay. So we need to remember this. Next we will see how the biodiversity is measured, okay. So इसका measurement कैसे होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यूपीएससी इस पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे सवाल पूछती है, ओके। सो जनरली 2 तरीके होते हैं इसको नापने के या बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के। देयर आर 2 कंपोनेंट्स, वन इज द स्पीसीज रिचनेस एंड अनदर वन इज द स्पीसीज इवननेस, ओके। सो ये क्या होते हैं, लेट्स सी। सो स्पीसीज रिचनेस के आधार पे जो है वो इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ कम्युनिटी, ओके। एंड इसको जो मेजर करने के हैं वो 3 अलग अलग तरीके हैं, ओके। वन इज द अल्फा डाइवर्सिटी, अनदर वन इज द बीटा एंड थर्ड वन इज द गामा डाइवर्सिटी। सो जनरली यहाँ से जो है वो यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी, और जो है वो गामा डाइवर्सिटी की डायरेक्ट डेफिनेशन दे देगी, पूछेगी ये जो है वो किस टाइप की डाइवर्सिटी है। आई रिमेंबर दैट इन 2018 RPSC prelims this question was there, okay. This statement was given there and they asked कि ये जो है वो कौन सी टाइप की डाइवर्सिटी है, okay. So just pay attention here. So alpha diversity it refers to the diversity within a particular area or ecosystem, यानी कि जो एक ही इकोसिस्टम है उसी के अंदर की बात हो रही है, and usually expressed by the number of species,
or the species richness in that ecosystem. Okay, so alpha diversity means कोई एक particular ecosystem है उसमें जो A species है उनकी कितनी तादाद है, B species है उनकी कितनी तादाद है, और जो है overall कितने different species रह रही हैं. Okay, so for example in a particular ecosystem there are 50 different species, so that will become the alpha diversity. Next is the beta diversity. जो नेक्स्ट लेवल है वो है बीटा डाइवर्सिटी. सो बीटा डाइवर्सिटी इज द कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम्स. ओके, फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम ए एंड इकोसिस्टम बी. सो इन दोनों के बीच में जो स्पीसीज का वेरिएशंस होगा, या जो इन दोनों के बीच में जो अमाउंट ऑफ स्पीसीज होगी, दैट इज नोन एज बीटा डाइवर्सिटी. ओके, सो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ स्पीसीज in ecosystem A and the number of species in ecosystem B, their variation is known as beta diversity. So this one is particularly within an ecosystem, this is across the ecosystems. Okay, the third one is the gamma diversity. So it is a measure of the overall diversity for the different ecosystem within a region. Okay, so for example कोई एक particular region है, suppose Gangetic Plains है. Okay, so Gangetic Plains जो है that is a particular geographical region, उसमें किस किस तरीके के अलग अलग ecosystems होते हैं, या जो अलग अलग ecosystems है उनमें different species क्या क्या होती हैं, that measure or the overall measure of that diversity is known as gamma diversity. Okay, so this is important. पर्टिकुलर रीजन में जो अलग अलग इकोसिस्टम्स होते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर रीजन में इकोसिस्टम ए, इकोसिस्टम बी, इकोसिस्टम सी. ओके, सो उसमें जो क्या वेरिएशंस है दैट इज नोन एज गामा डाइवर्सिटी. ओके, सो वी सी दैट दिस इज काइंड ऑफ इंक्रीजिंग लेवल. ओके, अल्फा गामा बीटा. देन द अनदर मेजर इज द species evenness. Okay, so it is a very simple concept, यहाँ पे generally question नहीं बनता है, and it matches the proportion of the species at a given site. Okay, for example the low evenness indicates that a few species dominate the site. Okay, so evenness का मतलब होता है कि कोई भी एक particular जो site है वहाँ पे अगर 5 अलग अलग species हैं तो उनमें इवननेस कितनी है, यानी कि उनमें समानता कितनी है, क्या जो सभी स्पीसीज हैं उनकी जो नंबर्स हैं इक्वल हैं. फॉर एग्जांपल इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम आर देयर 10 डियर्स एंड देन आर देयर 10 टाइगर्स एंड आर देयर 10 सम अदर स्कैवेंजर बर्ड्स. ओके, सो अगर सबकी संख्या 10-10 हुई तो देन इट विल बिकम अ वेरी इवन इकोसिस्टम. बट जनरली ऐसा नहीं होता है, और जो जैसे जैसे हम फूड चेन में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल ग्रास है तो ग्रास की जो स्पीसीज होगी उनकी काफी ज्यादा संख्या होगी. उसके बाद में जो उनको खाने वाले फॉर एग्जांपल रेबिट्स हैं तो उनकी संख्या उससे थोड़ी कम होगी, और जो ये रेबिट्स हैं इनको जो खाने वाले टाइगर्स हैं किसी भी एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में उनकी संख्या उनसे भी कम होगी. सो दिस स्पीसीज इवननेस इज वेरिंग अक्रॉस डिफरेंट ecosystems. So simple, it is the measure of the evenness of all the species. Okay, so I hope that this is clear to you, and these three are very important, alpha, beta and gamma diversity. Just have another look at them. Okay, let's forward now. This is very simple but useful from the perspective of prelims as well as mains में ज़्यादा chances इसके पूछे जाने के, that what are the different services which are provided by the biodiversity. Okay, so we have classified them in 3 parts. One is the ecosystem services, another one is the biological services, and third is the social services. So ecosystem services में for example they protect the water resources, they check the soil erosion, and they also helps in formation of the soil. Then they help in the protection of the soil, और फिर जो है वो आपके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, उनके स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन इज स्टोर्ड इन द tree leaves etc. Okay, and it is also responsible for their recycling. So इसको जो है वो हम nutrient cycles में पढ़ेंगे. Okay, then the pollution breakdown, pollution को control करते हैं. It also contributes to the climate stability. It also helps in the maintenance of the ecosystems and recovery from unpredictable events. Okay, for example landslides वगैरह जो है काफी ज़्यादा होंगे अगर हिल रीजन में वेजिटेशन वगैरह नहीं होगी तो. Okay, so these are the ecosystem services. Next is the biological services. So all the different type of vegetation and the animals, they are source of the food for the humankind.
Then they also provide various herbs and other type of medicinal resources. For example, जो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए क्विनेन यूज होता है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्री. इसी तरीके से जो है बहुत सारे अर्जुन, सर्पगंधा, तुलसी, ये सब जो है डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स है. ओके, and they have their utility in the formulation of the pharmaceutical drugs. Then they are also useful in the wood products, ornamental plants, for example rose, और जो अदर बाकी आपके सजावट के लिए जो यूज होने वाली चीजें हैं, particularly the flowering species. Then they also help in the diversity in the gene, species and ecosystems. And third is the social services. So what different type of social services they provide, particularly recreation, because जो national parks होते हैं या फिर जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है वहाँ पे हम टूरिज्म के लिए जाते हैं. ओके, सो दिस इज अ social service. Then it also provides opportunities for research, education and monitoring. Okay, for example Wildlife Institute of India है, that is particularly dedicated for the research on the wildlife in India. Okay, then there are forest education, forest and agricultural universities, etc. And then it also provides cultural values, because so many tribes are living in the forests, so their culture revolves around different animal species and plant species. For example, in Rajasthan, the Bishnoi community, they have the deers as very close to their heart. Okay, so they are mainly focusing on the conservation of deers. जो हिरण हैं उनको बचाने के लिए they take many efforts. Okay, so we see that जो अलग अलग जो species, जो अलग अलग population है, जो अलग अलग groups होते हैं, उनके लिए कल्चरल इंपॉर्टेंट होते हैं अलग अलग एनिमल्स एंड अलग अलग प्लांट्स. ओके, नेक्स्ट इज द causes for biodiversity loss. So we all know that biodiversity जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, बिकॉज उससे बहुत सारी बेनिफिट्स होते हैं हमको. बट उसके साथ साथ ये भी रियलिटी है कि जो बायोडाइवर्सिटी है इट इज इरोडिंग और लूजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस. जो इसका इरोजन है वो काफी तेजी से हो रहा है. सो व्हाट आर ऑल द डिफरेंट फैक्टर्स और द कॉजेज फॉर दैट? सो सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो प्रोमिनेंट फैक्टर है वो है ह्यूमन को डेवलपमेंट की जरूरत है. ओके, सो हम लोगों को जो है वो रहने के लिए जमीन चाहिए होती है, और जो खाने के लिए पेड़ पौधों से ही हम डिराइव करते हैं, एनिमल से डिराइव करते हैं. सो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेवलपमेंटल नीड्स बढ़ रही है, उसका जो असर है वो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन पे पड़ रहा है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अर्लियर देयर वर जंगल्स, उन जंगल को काट के अब एग्रीकल्चर होती है, तो एक तरीके से जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उनका जो लिविंग स्पेसेस होते हैं वो खत्म होते जा रहे हैं. सो दैट इज द हैबिटाट डिस्ट्रक्शन. सो दैट इज द मेन important reason. Again, we can say that the loss of biodiversity occurs when either a particular species is destroyed. For example, India में जो है पहले चीता होते थे. ओके, सो द स्पीसीज ऑफ चीता, और जो चीता प्रजाति है वो कंप्लीटली विलुप्त हो चुकी है इंडिया से. सो जब एक कोई पर्टिकुलर स्पीसीज विलुप्त हो जाती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज बायोडाइवर्सिटी लॉस. अदरवाइज एक कोई जो हैबिटाट होता है, ओके, जहाँ पे अलग अलग एनिमल्स एंड वेजिटेशंस जो होती है, अगर उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, सो दैट इज ऑल्सो considered as biodiversity loss. Okay, so these are the two levels at which we are losing our biodiversity. Then the extinction of the species takes place when they are exploited for the economic gain and hunted as a sports or food. So as I already told, फॉर एग्जाम्पल जो है हम लोगों ने चीता की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होती थी इंडिया में, बट उनको शिकार कर करके वी हैव कम्प्लीटली एलिमिनेटेड देम, और अब जो इंडिया में वो चीता नहीं पाए जाते हैं. Then the extinction of species may also occur due to the environmental reasons like ecological substitutions, biological factors and pathological causes which can be either caused by nature or man. Okay, so बहुत सारे environmental diseases वगैरह हो जाती है जिसकी वजह से जो है एक पूरी species ही बहुत ही कम टाइम में ख़त्म हो जाती है. उसके अलावा जो है फॉर एग्जांपल कई बार फॉरेस्ट फायर्स भी हो जाती है, उसकी वजह से भी जो है वो काफ़ी सारी स्पीसीज का लॉस हो जाते हैं. ओके, सो दीज आर ब्रॉड कॉजेस फॉर द बायोडाइवर्सिटी लॉस. नाउ वी विल क्लासीफाई देम इन द नेचुरल एंड द मैन मेड कॉजेस. सो व्हेन वी सी द नेचुरल कॉजेस, जनरली जो है फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, या फिर जो है डिफरेंट स्पीसीज उनके बीच में आपस में कंपटीशन होता है, या फिर जो है जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, बिकॉज वी जनरली नो दैट कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ पॉलिनेशन के थ्रू होती है, और या जो है कई बार डिजीजेस वगैरह भी हो जाती है. ओके, सो ऑल दीज आर द नेचुरल फैक्टर्स. ऑन द अदर हैंड मैन मेड कॉज हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हैबिटाट डिस्ट्रक्शन के लिए एज वेल एज स्पीसीज एक्सटिंक्शन के लिए. ओके, सो वी आर cutting down the jungles, so that is the main important reason for the agricultural purposes, और उसकी वजह से जो है वो वाइल्ड लाइफ और जो मैन के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है. जनरली हम देखते हैं कि जो फार्मर्स की जो फील्ड्स होते हैं
वहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स एंटर कर जाते हैं, जनरली एलिफेंट्स है या फिर जो लंगूर वगैरह जो है, ये पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम होती है कि जो लंगूर वगैरह होते हैं दे कम्स टू द फील्ड्स ऑफ द फार्मर्स. ओके, सो वाइल्ड लाइफ दे आर कमिंग इनटू द रीजन्स वेयर मैन इज एग्जिस्टिंग. ओके, और वी कैन से दैट कि जो आदमी है वो कुदरत को ख़त्म करता जा रहा है, नेचर को ख़त्म करता जा रहा है, और जो जानवरों का जो घर है उसमें घुसता चला जा रहा है. सो हम इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हैं. बट जो अनकंट्रोल्ड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है, फॉर एग्जांपल जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन या फिर जो उनके हॉर्न्स हैं या फिर फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स हैं तो उनको हंटिंग होती है उनके टस्कर के लिए, जो हाथी दांत होता है उसके लिए. सो इस तरीके से जो उनका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होता है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी prominent cause for the loss of biodiversity. Then hunting and poaching we all know. Then the conversion of rich biodiversity site for human settlement and industrial development. Okay, so generally हम देखते हैं कि industrial development के लिए या तो कुछ थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह लगाने होते हैं या फिर जो डैम्स कंस्ट्रक्ट करने होते हैं, तो उसकी वजह से जो फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर रिवर है, उस रिवर पे जब एक डैम बनाया जाता है तो काफ़ी सारी जो उसकी स्पीसीज होती है उसमें रहने वाली, वेदर द फिश स्पीसीज और द घड़ियाल और वट एवर, सो उनको काफ़ी जो है इसका नुकसान उठाना पड़ता है. ओके, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द बायोडाइवर्सिटी लॉस, दैट वी नो दैट द कन्वर्जन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी एरियाज for human settlement and industrial development. So these are all very important points. इनको जब हम UPSC में आंसर्स लिखते हैं तो इनको एक एक एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट करना होता है. That's why I am giving example for each and every point, so that one example if we write we'll get at least, suppose this is a 10 marker question. Okay, so what are all the causes, what is biodiversity and what are all the causes for biodiversity loss. So if you just write these, that these are the causes, natural causes and man-made causes, then you'll get around 4.5 marks. But if you'll give example for each of these, then you'll definitely get 5 or 6 marks. Okay, so आपको सिर्फ example देने से 2 marks extra का फायदा हो सकता है. Okay, then in the extension of agriculture we have already covered. pollution जो है उसकी वजह से भी biodiversity का नुकसान हो रहा है. then filling up of the wetlands खत्म होते जा रहे हैं, and destruction of the coastal areas due to developmental activities as well as जो है वो sand mining, illegal sand mining वगैरह काफ़ी होती है, उसकी वजह से जो coastal areas है वो भी खत्म होते जा रहे हैं. So these are the natural as well as the man-made causes, or we know that man-made causes are more prominent for the loss of biodiversity. So why biodiversity conservation is important? We know that they play a very important role in the making daily life of humans successful, because when there are no animals around us or when there are no plants around us, we cannot imagine the life on earth. So from the point of view of sustainable development, biodiversity conservation is very very important. So to conserve the biodiversity there are two types of tactics. One is the in situ conservation, another one is the ex situ conservation. So in situ का मतलब होता है कि जो लोकेशन है particularly within that location only, and ex situ means आपने किसी भी स्पीसीज को या किसी भी जो इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करने के लिए उसकी पोजीशन चेंज कर दी. फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर ए स्पीसीज है, उसको कंजर्व करने के लिए आपने इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से आपने इसको दूसरे पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में ट्रांसफर कर दिया. सो दैट इज नोन एज एक्स सितु. ओके, सो कंजर्विंग द एनिमल्स एंड द प्लांट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, जो जहाँ पे पाए जाते हैं अगर वहीं पे आप उनको कंजर्व करते हैं, दैट इज नोन एज इन सितु कंजर्वेशन. एंड द एस्टैब्लिश्ड नेचुरल हैबिटेट्स आर फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्रिएट की जाती है, बायोस्फीयर रिजर्व वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस, बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किए जाते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी डिक्लेयर किए जाते हैं. सो दीज आर ऑल डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट्स. ओके, सो दीज आर द स्ट्रेटेजीज ऑफ इन सितु कंजर्वेशन, और यूपीएससी जो है वो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेती है. And the second method for biodiversity conservation is the ex situ conservation. Okay, so that means conserving biodiversity outside the areas where they are naturally occur. Okay, जो जहाँ पे जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, जो प्राकृतिक रूप से जहाँ पे पाए जाते हैं, वहाँ से उनको बाहर किसी दूसरी साइट पे ट्रांसफर करना है या किसी दूसरे एरिया में ट्रांसफर करना है, यानी आउटसाइड दैट एरिया, दैट इज नोन एज एक्स सितु कंजर्वेशन. ओके, सो फॉर एग्जांपल वी हैव सीन द जूलॉजिकल पार्क्स, वी हैव आल्सो सीन द botanical gardens. So these all are the strategies for ex situ conservation. Okay, for example, reintroduction of an animal or a plant into the habitat from where it has become extinct is another form of ex situ conservation. For example, the Gangetic ghadiyal. Okay, so जो गंगा
नदी में जो घड़ियाल पाए जाते हैं, that has been reintroduced in the rivers of उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश and राजस्थान where it had become extinct. Okay, so जो यहाँ पे जो घड़ियाल पाए जाते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की नदियों में, वहां से जो गंगा में पाए जाने वाले घड़ियाल है उनको रीइंट्रोड्यूस किया गया था। या फॉर एग्जाम्पल फ्यू ईयर्स बैक जो गुजरात के जो गिर नेशनल पार्क में लायंस है, उनको मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रांसफर करने का या शिफ्ट करने का there was a proposal, okay, which I thought has not materialized yet, but yes, that is a type of conservation or ex situ conservation. Okay, for example, another example is that जो असम का जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व या जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहां से जो वन हॉर्न राइनोसोरस है, ओके, उनको जो है वो असम का जो दूसरा टाइगर रिजर्व यानी कि जो ओरांग टाइगर रिजर्व है, ओके, या ओरांग नेशनल पार्क है, वहां पे ट्रांसफर किए जा चुके हैं बहुत सारे जो वन हॉर्न राइनोसोरस है, बिकॉज उनकी जो पॉपुलेशन है काजीरंगा में वो काफी ज्यादा हो चुकी है। ओके, सो दीज टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज आर नोन एज एक्स सितु कंजर्वेशन। ओके, बिकॉज जो वन हॉर्न राइनोसोरस है दे आर नेचुरली फाउंड इन काजीरंगा, ओके, बट इनको जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। ओके, देन जो कॉन्सेप्ट ऑफ सीड बैंक है, यानी कि जो डिफरेंट जो सीड्स होते हैं उनको कंजर्व करने के लिए सीड बैंक्स बनाए जाते हैं। बोटेनिकल, हॉर्टिकल्चरल और रिक्रिएशनल गार्डन्स होते हैं, बोटेनिकल गार्डन, हॉर्टिकल्चरल गार्डन्स, सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ एक्स सितु कंजर्वेशन। ओके, सो इन 2011 काफी टाइम हो गया, यूपीएससी asked this very simple question that which of the following is not a site for in situ method of conservation. Okay, so the options were biosphere reserve, botanical garden, national park and wildlife sanctuary. So we all know that biosphere reserve, national park and wildlife sanctuary उन्हीं एरियाज को डिक्लेयर किया जाता है जहाँ पे जो है एनिमल्स रह रहे होते हैं, बट बोटेनिकल गार्डन जो है वो वहां पे नहीं सेट किया जाता है, या जो वहां पे जो बोटेनिकल गार्डन में जो स्पीसीज को कंजर्व किया जाता है दे आर नॉट लाइंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ओके, सो दैट बिकम्स द आंसर। ओके, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी देयर आर क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी एवरी अदर ईयर। ओके, हर दूसरे साल जो यूपीएससी वो बायोडाइवर्सिटी पे क्वेश्चन पूछती है। सो जो रिसेंट 2018 मेंस था उसमें इन द जीएस 3 पेपर दे आस्क दिस वेरी conceptual question, how does biodiversity vary in India? Okay, so we have to write the variations or the biodiversity variations across India. Okay, and then how the Biological Diversity Act 2002 that has been helpful in the conservation of flora and fauna. Okay, so this part we have already covered in this, for example जो जितने भी geographical regions है इंडिया में, हिमालय, उसमें भी जो है वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालयाज, ओके, देन द गंगेटिक प्लेन्स, ओके, देन द आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ओके, या फिर जो डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान है। तो ये जितने भी ज्योग्राफिकल एरियाज हैं यहाँ के कुछ कुछ एग्जांपल देके और हमको बताना है कि दीज आर ऑल द variations in the biodiversity because of the climatic conditions, geographical features, etc. Okay, so in 1.5 pages, this was a 15 marker question, we can write that part. Okay, and the next is the how the Biological Diversity Act has helpful in the conservation of flora and fauna. So this is an act passed by the parliament in 2002. so iska jo hai wo, if you want people, if you people want me to make a video, I can make a video regarding all the conventions which are related to the conservation of biodiversity as well as this legal framework. Okay, so what is the legal framework and what are all the important provisions of the Biological Diversity Act? फॉर एग्जाम्पल जो ये एक्ट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, उसके तहत जो है वो एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। ओके, सो यूपीएससी आस्क्ड दिस क्वेश्चन अबाउट नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इन 2015 और 2016 प्रीलिम्स। ओके, सो this is a very important concept. If you people want, then please write in the comment section. I will make a video on the Biological Diversity Act. Then there are some constraints in the biodiversity conservation, and that one concern is that कि जो कंजर्वेशन ऑफ लिविंग रिसोर्सेज हैं, लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी जो कंजर्वेशन है उसको बहुत कम प्रायोरिटी दी जाती है। ओके, और मेन प्रायोरिटी इज ऑन द डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, हमको सिर्फ जो है वो डेवलपमेंट ही करना है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन करना हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं। नेक्स्ट इज द एक्सप्लोटेशन ऑफ द लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर मॉनेटरी गेन, सबको पैसे कमाने से मतलब है, किसी को एनवायरमेंट कंजर्वेशन की पड़ी नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट इज द वैल्यूज एंड द नॉलेज अबाउट द स्पीसीज एंड इकोसिस्टम्स आर इनएडिक्वेट। ओके, ऑल्दो बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है, बट स्टिल जो नेचर है उसको पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंड करना, दैट इज लाइक वेरी वास्ट एरिया, और जो अभी भी जो हमारा वैल्यू और जो नॉलेज है एनवायरमेंट को लेकर या जो different species and ecosystems है वो inadequate है। Okay, so that is also become the cause of
constraint in the conservation of biodiversity. And the final is the unplanned urbanization and uncontrolled industrialization. Okay, so these are the important factors or the constraints in the biodiversity conservation. Okay, so when there are constraints, governments ने भी कुछ steps लिए होंगे definitely at both the national level as well जो है वो international community ने भी कुछ steps लिए होंगे biodiversity को conservation करने के लिए. Okay, so these are the two important thing. One is the Biological Diversity Act or the Biodiversity Act 2002, which has been passed at the national level, and another one is the United Nations Convention on Biological Diversity. Okay, so UNCBD. So this UNCBD जो 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी उस टाइम पे जो वो 3 United Nations framework conventions बने थे. One was this UNCBD, another one was the UNFCCC, that is the United Nations Framework Convention for Climate Change. Okay, and last is the United Nations Convention on Desertification. Okay, so these were the 3 important conventions which were passed in the 1992 Earth Summit that happened in, okay, I'll not tell the answer. 1992 की जो Earth Summit है वो कहाँ पे हुई थी? Any of you have to write that in the comment section. Okay, so please write this answer as well as please tell me that whether you people want me to make a video on these particular 2 topics. Okay, so UPSC has already asked so many questions and there is a very high probability that they will again ask questions based on these topics. So if you want to learn those concepts, please write that in the comment section. I think this has become a very long video, so I should stop it right now. And just one question at the end, that are you finding these videos useful? If yes, please like the video, share it with your other friends and subscribe to the channel. I hope that you have watched the video till the end, and for that I am really thankful to you. Okay, thank you, have a nice day.